आप देख रहे हैं जी सलाम पर वर्ल्ड न्यूज। मशहूर सहाफी जमाल खाशोगी के लापता होने के मामले पर सऊदी से वजाहत तलब करने के लिए अमेरिकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो रियाज में है, जहां उन्होंने किंग सलमान से मुलाकात की। वहीं ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि जल्द ही सऊदी अरब इस हकीकत का एतराफ कर सकता है कि जमाल खाशोगी की मौत काउंसिल खाने में पूछताछ के दौरान हुई। सऊदी अरब के मारूफ सहाफी जमाल खशोगी के लापता होने के मामले में सऊदी हुकूमत पर दबाव बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो जमाल की गुमशुदगी मामले पर सऊदी हुकूमत से वजाहत तलब करने के लिए रियाद पहुंचे, जहां उन्होंने शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज से मुलाकात की है। लेकिन इस मुलाकात में किंग ने पोम्पियो से क्या कहा, ये बात सामने नहीं आ पाई है। लेकिन अमेरिकी मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि जल्द ही सऊदी अरब इस हकीकत का एतराफ कर सकता है कि सऊदी सहाफी जमाल खशोगी को इस्तांबुल में सऊदी काउंसिल खाने की इमारत के अंदर पूछताछ के दौरान हलाक कर दिया गया था। सऊदी अरब ने फिलहाल ऐसी रिपोर्ट पर कोई रद्द अमल का इजहार नहीं किया है। उधर अमेरिकी सदर ट्रंप ने भी कहा है कि फिलहाल इस मामले में कोई सबूत सामने नहीं आए हैं। And we're working very close with Saudi Arabia and with Turkey, and they're working together to figure out what happened. And they want to know what happened also. So a lot of people are working on it, Steve, a lot of people. And we'll be bound very much by that. We'll see. I heard that report, but nobody knows if it's an official report. So far, it's just the rumor of a report coming out. Yes. उधर तुर्की और सऊदी अरब की खुसूसी तफ्तीशी टीमों ने इस्तांबुल वाक़े सऊदी काउंसिल खाने में 9 घंटे से ज्यादा देर तक छानबीन की। इस दौरान तमाम स्टाफ से पूछताछ की गई। आज सुबह पहले तुर्क और फिर सऊदी तफ्तीशी टीम काउंसिल खाने से बाहर आई। अमेरिकी टेलीविजन चैनल CNN और अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सऊदी अरब एक रिपोर्ट तैयार कर रहा है, जिसमें ये बात सामने आ सकती है कि हुकूमत से मंजूरी और शफाफियत के बगैर जमाल खशोगी से काउंसिल खाने में पूछताछ की गई, जिसके दौरान गलती से उनकी मौत हो गई और इसमें शामिल लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। सऊदी अरब भी वही थ्योरी अपनाना चाहता है, जिसका इशारा गुज़िश्ता दिनों ट्रंप ने दिया था। इसमें किसी रॉन्ग एलिमेंट का हाथ हो सकता है। It sounded to me like maybe these could have been rogue killers. Who knows? We're going to try getting to the bottom of it very soon, but his was a flat denial. आपको बता दें कि जमाल खशोगी 2 अक्टूबर को इस्तांबुल वाक़े सऊदी अरब के काउंसिल खाना गए थे, लेकिन इसके बाद वो बाहर नहीं निकले। सऊदी हुक्काम का कहना है कि वो कुछ घंटे में ही चले गए थे, लेकिन वो जमाल के बाहर निकलने का कोई सबूत नहीं दे पा रहे हैं। तुर्की हुक्काम ने जमाल खशोगी के कत्ल का खदशा जाहिर किया है। तुर्की हुक्काम का कहना है कि उनके पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है, जिससे ये पता चलता है कि खशोगी की लाश को ठिकाने लगाए जाने से पहले काउंसिल खाने में कैसे उनसे पूछताछ की गई और फिर कत्ल कर दिया गया। लेकिन उनकी लाश कहाँ है, इसका किसी को इल्म नहीं। जमाल खशोगी सऊदी हुकूमत, खासकर शहजादा सलमान के कड़े नाक़िद रहे हैं। वो सऊदी हुकूमत की इंतकामी कार्रवाई से बचने के लिए गुज़िश्ता 1 साल से अमेरिका में जिलावतनी की जिंदगी गुजार रहे थे। जमाल एक तुर्क खातून से शादी करने वाले थे और अपनी शादी से मुताल्लिक़ दस्तावेज़ात के हुसूल के लिए इस्तांबुल वाक़े सऊदी काउंसिल खाने गए थे, जिसके बाद वो फिर वापस नहीं लौटे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और इसी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अर्शी खान साहब फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, जो कि एक्सपर्ट हैं मिडिल ईस्ट मामलों के। आइए उनसे बात करते हैं। अर्शी खान साहब, सहाफी जमाल खाशोगी के लापता होने के मामले में सऊदी अरब पर दबाव बढ़ता जा रहा है। वजाहत तलब करने अमेरिकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो भी सऊदी गए हैं। कुछ होगा या फिर ये सब बस एक दिखावा है? देखिए, दिखावा तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहुत सारे प्रेशर हैं सऊदी अरबिया पे और खुद टर्की ने बहुत सारे सबूत को इकट्ठा कर रखा है। आप जानते हैं कि आज मतलब 16 तारीख को करीब 2 बजे दोपहर में जो कौंसल थे, मतलब टर्किश जो सऊदी कौंसुलेट के जो हेड थे, वो भाग गए हैं वहां से, टर्की से वो सऊदी चले गए हैं। इसके लिए टर्किश पुलिस है, इसने ये कहा है, मतलब फॉरेन मिनिस्ट्री जो टर्की की, उसने कहा है कि जो टर्किश पुलिस है वो कौंसल का जो ऑफिशियल रेजिडेंस है उसको वो सर्च करेगी। वो घर बंद करके वो चले गए हैं। तो सिचुएशन वहां पे ये है कि अमेरिका पे भी काफी प्रेशर है, इसलिए कि जो खुद सऊदी अरबिया के जो दोस्त थे और वो ट्रम्प के भी दोस्त थे, वो भी काफी खिलाफ हैं कि जो अमेरिका इस पे कुछ एक्शन ले।
लेकिन ट्रम्प का जो स्टेटमेंट है वो उससे ये पता चल रहा है कि वो शायद कोई एक्शन नहीं लेंगे, बल्कि वो प्रोटेक्ट करेंगे और शील्ड करेंगे मोहम्मद बिन सलमान को। जी, इसलिए आपने देखा कि आज करीब 4 बजे के लगभग मुलाकात हुई है कि पॉम्पियो की जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं मोहम्मद बिन सलमान से, और काफी खुशगवार माहौल में बात हुई है, जैसे कि वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आपकी जो है मतलब वेलकम करने का मन होगा। तो मुझे लगता है लेकिन क्या सहाफी जमाल खाशोगी मामले में सऊदी अरब मुश्किल में पड़ गया है, या फिर किंग सलमान ऑयल पॉलिटिक्स से दुनिया को चुप करा देंगे? तो मुश्किल में तो देखिए सलमान पे है, इसलिए कि ट्रम्प ने भी धमकी दी कि हम सीवियर पनिशमेंट देंगे, उसके बाद सैंक्शन लाएंगे। उसके बाद आपको ये पता होगा कि 14 तारीख को तो सऊदी ने कहा कि हम कोई भी इस तरह की धमकी बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक तो तुर्शी पैदा हुई मतलब सऊदी अरबिया में और अमेरिका में, लेकिन आप जानते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है सऊदी अरबिया का जो मतलब 2000 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्टमेंट है और उसके भी 1000 है। इसके अलावा अभी परचेज कर रहे हैं वेपन करीब $110 बिलियन का। तो ट्रम्प ये नहीं चाहते कि हम सऊदी से अपना रिलेशन खराब करें। बिल्कुल, लेकिन इस पूरे मामले में तुर्की के ढीले रवैये पर भी आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि जमाल के गायब होने के 2 हफ्ते बाद सफारतखाना सर्च किया गया, तुर्की की जानिब से कोई सख्त रद्दअमल सामने नहीं आया। क्या तुर्की बीच का रास्ता निकालने की कोशिश में? नहीं, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी एक्शन लिया वो टर्की ने लिया, इसलिए कि तो मैं उस वक्त टर्की में ही था, 2 अक्टूबर की बात है। लेकिन आप किसी भी इंटरनेशनल लॉ में मतलब ये प्रोविजन नहीं है कि आप कॉन्सुलेट में या एम्बेसी में आप दाखिल हुए, उसके लिए एक प्रोसीजर है। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है इंटरनेशनल लॉ में कि टर्किश पुलिस या टर्किश फॉरेंसिक टीम या उनके कुत्ते या उनके लोग वहाँ गए हैं मतलब इंटरनेट जाकर के। तो टर्की ने इस पे काफी स्टैंड लिया, बल्कि टर्की की जितने भी न्यूज पेपर से उन्होंने काफी सपोर्ट किया। यहाँ तक कि ये कहा कि शायद एसिड से उनके बॉडी को गला दिया गया। तो बहुत सारी चीजें उन्होंने ये भी कहा। आज की रिपोर्ट है कि उन्हें कुछ एविडेंसेस मिले हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अर्शी खान इस पूरी खबर पर अपने अहम ख्यालात का इजहार करने के लिए। उधर खाना जंगी के सबब यमन कहत साली और भुखमरी के कगार पर खड़ा हो गया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इंतबाह दिया कि यमन एक भयानक कहत साली की चपेट में आ सकता है। अगर वक्त रहते यहां पर जंग को नहीं रोका गया तो हजारों लोगों को मौत का सामना होगा। यमन में अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक मामलों की कोऑर्डिनेटर लीसे ग्रांटे ने बताया कि अगर यमन में जंग जारी रही तो अगले 3 महीनों में वहां के तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख लोगों के सामने कहत साली का खतरा हो जाएगा, क्योंकि यमन में पिछले 100 सालों का सबसे बड़ी कहत साली होगी। आपको बता दें कि यमन में पिछले 3 साल से खतरनाक खाना जंगी जारी है और वहां ईरान की हिमायत याफ्ता हौसी बागियों से सऊदी अरब इत्तेहाद की फौज लड़ रही है और देश की करेंसी में काफी गिरावट आ गई है और पिछले 1 माह में खाने पीने की चीजों के दाम 2 गुने हो गए हैं। लोगों के पीने का पानी साफ नहीं मिल पा रहा है, दवाइयां नहीं मिल पा रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अगर 21वीं सदी में यमन में कहत साली जैसे हालात बनते हैं तो बैनुल अक़वामी बिरादरी को शर्म आनी चाहिए कि वो यमन में भुखमरी जैसे हालात नहीं रोक पाई। We asked them to put in a halt immediately to these airstrikes. But unfortunately, the Committee of the Rights of the Child, we don't have the mandate or the capacity to follow up on whether countries comply with what we have put in our recommendations. इधर शामी हुकूमत ने कहा है कि रूस से S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिलने के बाद उनका मुल्क पहले से ज्यादा महफूज हो गया है। दमिश्क में इराक के वजीर खारजा से मुलाकात में शाम के वजीर खारजा वलीद अल मुअल्लिम ने कहा कि यह सिस्टम न सिर्फ शाम बल्कि पूरे खत्ते को सिक्योरिटी फराहम करेगा। वाज़ेह है कि इराक में इस्लामिक स्टेट की शिकस्त के 1 साल पूरे हो गए हैं और इस मौके पर दोनों मुल्कों के वजीर खारजा ने यह आज़म दोहराया है दोबारा मशरिक़ वस्ता में दाइश को सर उठाने नहीं दिया जाएगा। इस मौके पर इराकी वजीर खारजा इब्राहिम अल जाफरी ने कहा कि जल्द ही शाम की सरहद से लगे गुजरगाह को भी खोल दिया जाएगा। आपको बता दें कि अमेरिका और इजराइल की मुखालफत के बावजूद रूस ने शाम को S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम फराहम किया ताकि शाम की फ़ज़ाइया को मजबूत किया जा सके। फिलिस्तीन के गाजा पट्टी में इजरायली हुकूमत का जुल्म और सितम जारी है। साहिली इलाकों में इजरायली अफवाज और फिलिस्तीनी मुजाहिरीन के साथ झड़प में 32 फिलिस्तीनी जख्मी हो गए हैं और इसमें कि कुछ की हालत नाजुक बनी हुई है। फिलिस्तीनी अवाम इजरायली नाकेबंदी के खिलाफ लगातार एहतजाज कर रही है और उनका कहना है कि इजरायली हुकूमत सरहदी गुजरगाह खोले और समंदर पर से पाबंदी हटाए। वाज़ेह है कि इजरायली हुकूमत ने गाजा को कतर से मिलने वाले ईंधन की सप्लाई को रोक दिया है, जिसकी वजह से गाजा पट्टी में तेल का बहरान पैदा हो गया है।
वहीं इजराइल के वज़ीर दिफा एविगडर लिबरमैन ने कहा है कि अगर तशद्दुद नहीं रुका तो वो हमास के ठिकानों पर हमला करेंगे। मिलिट्री स्टाफ के खिताब करते हुए लिबरमैन ने कहा कि तशद्दुद रोकने का एक तरीका है कि हमास को कुचल दिया जाए। वहीं हमास ने भी बदले की कार्रवाई की धमकी दी है। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि उनकी हुकूमत इजराइल में वाक़ ऑस्ट्रेलियाई सफारतखाने को तेल अवीव से यरूशलेम मुंतकिल करने पर गौर कर रही है। मॉरिसन ने कहा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो मशरिक वस्ता में दो मुल्की नजरियात के हक में है, लेकिन यरूशलेम को इजराइल की राजधानी मानने और ऑस्ट्रेलिया का सफारतखाना यरूशलेम ले जाने की तजवीज़ को लेकर ये खुला रुख अपना रहे हैं। स्कॉट मॉरिसन का ये बयान ऑस्ट्रेलिया की अब तक की सरकारों के रुख से अलग है। मॉरिसन ने ये ऐलान ऐसे वक्त में किया जब यहूदियों की अच्छी खासी आबादी वाले सिडनी इलाके में कुछ ही दिनों में जिनसी खास ज़िमनी इंतखाबात होने वाले हैं और इन इंतखाबात से जुड़े सर्वे में मॉरिसन की लिबरल पार्टी के उम्मीदवार को इंतखाबी दौड़ में पीछे बताया जा रहा है। Now, the first thing I want to stress very strongly is the government's commitment to a two-state solution in the Middle East remains, has always been, and I believe always will be, Australia's policy in relation to the resolution of issues of Israel and Palestine. But at the same time, what we are simply doing is being open to that suggestion as a potential way forward. And I'm not going to close my mind off to things that can actually be done better and differently to aid the great cause of Australian foreign policy. चीन शिकियांग सूबे में लाखों अगयूर मुसलमानों को हिरासती कैंप में गैर कानूनी तरीके से रखे जाने को जायज़ ठहराने के लिए दहशतगर्दी का सहारा ले रहा है। चीनी हुकूमत का कहना है कि इस इलाके में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए आज़ाद पेशेवराना तरबियत के मराकज़ कायम किए गए हैं। बीजिंग ने यह बयान उस तनकीद के जवाब में दिया जिसमें कहा गया है कि अगयूर मुसलमानों को अलग कैंप में रखकर उनके मजहब और तहजीब और तमद्दुन को ख़त्म करने की जुटता और मजहबी रवादारी को बढ़ावा देने के लिए इस्लाम को चीन के मुताबिक ढालने का काम जारी रहना चाहिए। चीन ने शिकियांग सूबे में अगयूर मुसलमानों पर तरह तरह की पाबंदी लगा रखी है। हलाल चीज़ों पर पाबंदी है। मुसलमानों को जबरन हराम चीज़ें खाने पर मजबूर किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक चीन ने गैर कानूनी तरबियती कैंपों में 10 लाख से ज़्यादा अगयूर मुसलमानों को कैद कर रखा है। और इस वक्त हमारे साथ प्रकाश के राय साहब भी जुड़ेंगे फोन लाइन पर और हम उनसे बात करेंगे चीन के इस दिक्कत पर, अगयूर मुसलमानों की इस मजबूरी पर, क्योंकि चीन ने अब जुल्म की इंतहा शुरू कर दी है और दहशतगर्दी के नाम पर मुसलमानों के साथ इस इलाके में आज़ाद पेशेवराना तरबियत के मराकज़ कायम किए हैं। बीजिंग ने ये बयान उस तनकीद के जवाब में दिया जिसमें उसने कहा है कि अगयूर मुसलमानों को अलग कैंप में रखकर उनके मजहब और तहजीब और तमद्दुन को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। वहीं चीन का कहना है कि समाज में एकजुटता और मजहबी रवादारी को बढ़ावा देने के लिए इस्लाम को चीन के मुताबिक ढालने का काम जारी रहना चाहिए। चीन ने शिकियांग सूबे में अगयूर मुसलमानों पर तरह तरह की पाबंदी लगा रखी है और हलाल चीज़ों पर पाबंदी लगा दी गई है और मुसलमानों को जबरन हराम चीज़ें खाने पर मजबूर किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक चीन ने गैर कानूनी तरबियती कैंपों में 10 लाख से ज़्यादा अगयूर मुसलमानों को कैद कर लिया है। बरतानिया की वज़ीर आज़म थेरेसा मे ने उम्मीद जताई है कि ब्रेक्जिट सौदा जल्द हो जाएगा। बरतानी पार्लियामेंट से खिताब करते हुए थेरेसा ने कहा कि इस मामले में हुकूमत के तमाम वज़रा एक साथ, बरतानिया के वज़ीर आज़म ने यह भी कहा है कि वो कोई ऐसा समझौता नहीं करेंगे जिससे कि मुल्क को नुकसान हो। वाज़ेह है कि ब्रेक्जिट मामले पर बरसर इख्तिदार पार्टी के कई लीडरों में इख्तिलाफ पाया जाता है। लिबरल पार्टी के कई लीडरों का मानना है कि थेरेसा मे इक़्तिसादी और सरहदी इशूज़ पर सॉफ्ट रुख अपना रही हैं। वहीं बरतानिया के रुख को देखते हुए यूरोपीय यूनियन के सदर डोनाल्ड टस्क ने आगाह किया कि ब्रेक्जिट मुज़ाकरात पर कोई समझौता न होने की हालत पहले के मुकाबले से ज़्यादा है। We have set out very clearly what will be the situation for those who come to the United Kingdom during the implementation period. And I also was able to update people a few weeks ago to make clear that in a no-deal arrangement as well, we will also ensure that we look after those EU citizens who have come here and made their home here. As for the individual case, I'm sure that the Department for Work and Pensions will be looking into this in some detail.
रूस के ऑर्थोडॉक्स चर्च ने वर्ल्ड ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन से अपने आप को अलग कर लिया है। रूसी चर्च में ये दरार उस वक्त सामने आई जब आलमी ऑर्थोडॉक्स चर्च ने यूक्रेन को मॉस्को चर्च से अलहदा दर्जा दे दिया। वाज़ेह है कि 1000 साल के बाद रूस के ऑर्थोडॉक्स चर्च में ये सबसे बड़ी डिवाइड मानी जा रही है। आपको बता दें कि रूसी और यूक्रेनी चर्च में कशीदगी उस वक्त शुरू हो गई जब 2014 में रूस ने क्रीमिया पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया। बहुत से यूक्रेनी शहरियों का मानना है कि रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च खुले तौर पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का साथ दे रहा है। वहीं रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च के पादरियों का मानना है कि यूक्रेन हुकूमत चर्च के मामलात में मुदाखलत कर रही है। आपको बता दें कि ऑर्थोडॉक्स चर्च कैथोलिक चर्च से अलहदा है और उसका हेडक्वार्टर इस्तांबुल में है। इधर फ्रांस के कारकरसोन इलाके में अचानक आए सैलाब की वजह से 13 लोगों की मौत हो गई है। जराये के मुताबिक गुज़िश्ता रात इस इलाके में शदीद बारिश हुई जिसके बाद सड़कों और घरों में पानी भर गया। एक खातून आंडे नदी में बह गई। कारकरसोन के मकामी इंतजामिया ने लोगों से अपनी छतों पर रहने और मुतासरा इलाकों से हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को निकालने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। फ्लैश फ्लड में कश्ती इस्तेमाल न करने की भी सलाह दी गई है। महकमे मौसमियात ने कारकरसोन इलाके में शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है और लोगों से अपने घरों में रहने के लिए कहा है। मुतासरा लोगों तक राहत भी पहुंचाई जा रही है। इधर चीन के जुनूबी चोंगक्विन म्यूनिसिपैलिटी में वाक़े कोयले की एक खान में गैस धमाका हुआ और इस धमाके में 6 मजदूरों की मौत हो गई, 3 दीगर जख्मी भी हो गए। जराये के मुताबिक धमाका क्यूंगजिकांग जिले की ल्युआम्बा कोयले की खान में हुआ और इस खदान को हादसे के बाद बंद करने का हुक्म दिया गया था। धमाका उस वक्त हुआ जब मजदूर एक गड्ढे को भर रहे थे। जख्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विस्फोट के वजूहात का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर पॉल एलन की मौत हो गई है। वो 65 साल के थे और कैंसर से जूझ रहे थे। उन्होंने अपने दोस्त बिल गेट्स के साथ मिलकर माइक्रोसॉफ्ट की नींव रखी थी। साल 2010 में उन्हें 12.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर की जाती मिल्कियत के साथ दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल किया गया था। वो बिजनेस के साथ साथ खेल में भी काफ़ी दिलचस्पी रखते थे और एलन और गेट्स ने 1975 में माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प की नींव रखी थी और इसके लिए कई अहम काम किए। हालांकि 1983 में एलन को कैंसर की बीमारी ने घेर लिया और वो माइक्रोसॉफ्ट में वापस नहीं लौटे। उन्होंने नवंबर 2000 को ऑफिशियल तौर पर माइक्रोसॉफ्ट से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन एक आला सलाहकार के तौर पर वो कंपनी से ताहयात जुड़े रहे। कई बार ऐसा देखा जाता है कि आप किसी जानवर की देखभाल कर रहे होते हैं और अचानक वही जानवर आप पर हमला कर देता है। ऐसा एक मामला ऑस्ट्रेलिया में देखा गया जहां एक कंगारू ने ऑस्ट्रेलिया के एक ही खानदान के 3 लोगों पर हमला कर दिया। क्वींसलैंड में जानवरों की देखभाल करने वाली 64 साल की लिंडा स्मिथ ने बताया कि वो और उनके शौहर जिम हर रात की तरह कंगारू को खाना खिला रहे थे। तभी उनमें से करीब 6 फुट लंबे कंगारू ने उनके शौहर पर हमला कर दिया जिसमें कि वो बुरी तरह जख्मी हो गए। उनके बेटे ने अपने वालिद को छुड़ाना चाहा तो कंगारू ने उस पर भी हमला किया जिससे कि बड़ी मुश्किल से उन्हें कंगारुओं की चपेट से बचाया जा सका। तो इन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। आप रहिए जी सलाम के साथ।